नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मौर्य वंश हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने चंद्रगुप्त मौर्य को बेहतरीन तरीके से और एकदम 360 डिग्री अध्ययन पूरा कर लिया था। बड़ी ही शानदार क्लास थी और पूरा विश्वास है कि वहाँ से कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा यदि चंद्रगुप्त मौर्य से कोई सवाल आता है तो। ठीक है, आज की क्लास में हम ठीक आगे का इतिहास पढ़ेंगे और हम बिंदुसार को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूं बिंदुसार। ठीक है, हम पढ़ेंगे बिंदुसार को। ठीक है, कार्यकाल की बात करूं तो 298 से और 273 बीसी इनका जो है कार्यकाल रहने वाला है। ठीक है, और इस दरमियान हम किन किन डायमेंशंस को छुएंगे उनकी हम बात करें तो मैं बताऊं आपको। सबसे पहले तो हम इनमें पढ़ लेंगे इनका एक जीवन परिचय। जीवन परिचय हम सबसे पहले करेंगे, हल्का सा जीवन परिचय करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इन्होंने और इतने बड़े विशाल साम्राज्य को जब चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको दिया तो किस प्रकार से इन्होंने आंतरिक शांति की व्यवस्था की। ठीक है, आंतरिक शांति के प्रयास किए। तो एक हम देखेंगे आंतरिक शांति के प्रयास, आंतरिक शांति के प्रयास। और तीसरे में हम देखेंगे कि इनके समय में जो कुछ एक विद्रोह हो गए थे उन विद्रोह के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो विद्रोह है ना, साम्राज्य विद्रोह, इनके साम्राज्य में जो विद्रोह हुए उनकी बात कर लेंगे हम, साम्राज्य विद्रोह, है ना। और अंत में कुछ एक इनके बारे में कोई विविध तथ्य होंगे जो हमसे इधर उधर से जो छूट जाएंगे या छूट गए होंगे, उन सारी बातों को हम लास्ट में लिख डालेंगे। इस प्रकार से इन 4 डायमेंशंस को छूते हुए और हम बिंदुसार को एकदम पूरा जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा उसी प्रकार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलो बिना हम देर लगाए और हम चले आते हैं सीधा जीवन परिचय की ओर बिंदुसार के। जैन साहित्य की बात करें हम, जैन साहित्य ये कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी थी दुर्धरा, उसके गर्भ से और बिंदुसार का जन्म हुआ था। मगर कुछ अन्य साहित्य मानता है कि बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी हेलेना कार्नेलिया का पुत्र था। ठीक है, तो ये इनके जन्म के बारे में कुछ जानकारी। और इनका नाम जो है इसके बारे में कई सारे स्रोत और कई सारे नामों का जिक्र करते हैं। मैं बात करूं वायु पुराण जो है वो इनके बारे में मद्रसार शब्द का प्रयोग करती है और अन्य जो पुराण हैं वो वारिसार नाम बताते हैं। ठीक है, बिंदुपाल नाम जो है इनको चीनी साहित्य में इनको बिंदुपाल कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? बिंदुपाल। फा पेन चुलीन नाम से एक विद्वान का नाम भी मिलता है, फा पयेन चुलीन नाम से, है ना। फा पयेन चुलीन ने इनको बिंदुपाल कहा है। वहीं जो जैन साहित्य है वो इनको सिंहसेन कहता है। जैन साहित्य क्या कहता है? सिंहसेन कहता है। वहीं हमारा जो संस्कृत साहित्य है वो इनको अमित्रघात कहता है। क्या कहता है? अमित्रघात कहता है। शत्रुओं का नाश करने वाला या शत्रुओं का वध करने वाला कहता है संस्कृत साहित्य, जिसमें जो प्रमुख ग्रंथ है पतंजलि का प्रमुख ग्रंथ पतंजलि कहते हैं ना। पतंजलि का प्रमुख ग्रंथ आपको पता ही है, अष्टाध्यायी, सॉरी महाभाष्य है, पाणिनि का है वो अष्टाध्यायी। इसके अलावा कुछ यूनानी साहित्य है वो अलित्रोचेडस के नाम से इनको एथिनियस कहते हैं, अलित्रोचेडस। वहीं अमित्रोकेडस के नाम से जो है अमित्रोचेडस के नाम से तो एथिनियस, व अलित्रोकेडस के नाम से स्ट्रबो पुकारते हैं।
है ना। तो बड़ा ही संगीन और जटिल मामला नज़र आता है, इतने सारे नाम और सब किन मतलब इतने सारे देने वाले। ये नाम तो उसको दे गए और पता नहीं लाड प्यार में दे गए कि या फिर कुछ ऐसे दे गए, लेकिन समस्या हमारी बढ़ा गई कि याद हमको करने पड़ रहे हैं। खैर चलो, ये एक बेसिक इनका परिचय था। इनके प्रधानमंत्री का जो नाम हमको मिलता है वो एक तो स्वयं चाणक्य का भी मिलता है, चाणक्य भी इनके प्रधानमंत्री रहे थे। चाणक्य का नाम मिलता है ना। तारानाथ जो है वो हमें बताते हैं कि इनका प्रधानमंत्री चाणक्य था, और इनके प्रधानमंत्री के रूप में राधा गुप्त का नाम भी मिलता है, जो कि राधा गुप्त आगे अशोक का भी प्रधानमंत्री रहेगा। ठीक है, तो ये एक इनके बारे में एक बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपके साथ साझा की। अब मैं एक एक बात को यहाँ पे लिखना चाहूँगा और फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, फिर हम आंतरिक शांति के प्रयास पर चले आएंगे। तो चलो विद्यार्थियों, हम आते हैं जीवन परिचय की ओर। तो सबसे पहले मैं जीवन परिचय में लिखना चाहूँगा कि बिंदुसार, मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखना चाहूँगा बिंदुसार। आप क्लास जब लें तो बिल्कुल बातें ना करें। ये नहीं है कि ऑनलाइन क्लास चल रही है तो हम बात करते रहें, क्लास लेते रहें। ठीक है, बात ना करें और बढ़िया से पढ़ें। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार चंद्रगुप्त सॉरी बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य वे दुर्धरा का पुत्र था। दुर्धरा का पुत्र जैन साहित्य में बताया गया है। जैन साहित्य में बताया गया है। जैन साहित्य में बताया गया है। वहीं कुछ अन्य साहित्य बिंदुसार को सेल्यूकस पुत्री जो थी हेलेना कार्नेलिया का पुत्र बताते हैं। का पुत्र बताते हैं। ठीक है, हेलेना कार्नेलिया का पुत्र बताते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें बिंदुसार के बारे में, तो बिंदुसार के कुछ नाम मिलते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। पहले इनके प्रधानमंत्री की बात कर लेता हूँ, है ना। इनका प्रधानमंत्री चाणक्य वे बाद में राधा गुप्त रहे। ठीक है, राधा गुप्त सम्राट अशोक के प्रधानमंत्री रहे थे। राधा गुप्त सम्राट अशोक के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं बात कर लेता हूं कि इनको और किस किस नामों से जाना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं छोटी सी हेडिंग डाल सकता हूँ, बिंदुसार के नाम। ठीक है, बिंदुसार के नाम। ठीक है, तो विद्यार्थियों बिंदुसार के नामों में मैं बात करूं तो देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नाम और यहाँ पे लिखता हूँ देने वाला, ना, दाता या देने वाला। ठीक है, देने वाला, नाम देने वाले की बात है। दाता का मतलब यहाँ पे कई लोग दाता का मतलब परमात्मा से जोड़ देते हैं, वो नहीं। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नाम। ठीक है, तो इसमें मैं लिखूं तो क्या क्या लिखेंगे हम, जैसे बिंदुसार को
वारीसार, वारीसार कहा गया है। वारीसार किसमें कहा है? पुराणों में कहा है ना, पुराणों में, पुराणों में, ठीक है। वहीं वायु पुराण इनको जो है वो मद्रसार बताती है ना, क्या? मद्रसार किसमें? वायु पुराण में इनको, वायु पुराण इनको मद्रसार बताती है, ठीक है। मैं बात करूं बिंदु पाल की, बिंदुपाल जो है, बिंदुपाल इनको कहा गया है फा पेन चुलीन, फा पेन चुलीन, है ना, मतलब चीनी साहित्य में, ठीक है, चीनी साहित्य में इनको फा पेन चुलीन कहा गया है। इसके अलावा मैं सिंह सेन की बात करूं तो सिंह सेन जो कहा है वो जैन साहित्य में कहा है, इसमें कहा है, जैन साहित्य में कहा है। वहीं 5वें नंबर पे मैं एक नाम बताऊं आपको, अमित्र घात, अमित्र घात, अमित्र घात का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं को, शत्रुओं का वध करने वाला, है ना, शत्रुओं का वध करने वाला, ठीक है। ये कहा है हमारे पतंजलि ने कहा है, पतंजलि ने कहा है, ठीक है, पतंजलि ने कहा है। इसको जो है संस्कृत साहित्य में ही आता है इसका ग्रंथ, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे पतंजलि ने। क्या, कौन सा ग्रंथ लिखा था? महाभाष्य लिखा था ना। किसके ऊपर लिखा था महाभाष्य? पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी के ऊपर, सॉरी, हाँ हाँ, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी के ऊपर। इसके अलावा इनके जो नाम मिलते हैं उसमें मैं एक नंबर लिखूं तो अमित्रोचेडस और एक अलित्रोचेडस, है ना, अमित्रोचेडस, एमित्रोचेडस, एमित्रोचेडस तो इनको लिखा है किसने? एथिनियस ने, है ना, एथिनियस ने। और एलित्रोकेडस, एलित्रोकेडस जो कहा है वो कहा है इनको स्ट्रैबो ने, ठीक है, स्ट्राबो, स्ट्राबो, ठीक है। तो ये कुछ नाम है विद्यार्थियों, यहाँ से आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है रट्टा मारने के अलावा। वैसे मैंने यहाँ से किसी प्रकार का सवाल देखा नहीं है एग्जाम में, लेकिन क्या है ना कि जब प्रश्न एग्जाम में छप जाता है ना, हमारे पेपर में छप जाता है, तब जाके हम उस प्रश्न की अहमियता को समझ पाते हैं, है ना, कि क्या अहमियत थी उस प्रश्न की। उससे पहले तो हम क्या करते हैं कि हाँ नॉर्मल ही है, नॉर्मल है, नॉर्मल समझ के उसको छोड़े रहते हैं, और जब छप जाता है पेपर में तब उसको मोस्ट मान के रट्टा मारने लग जाते हैं। यही फर्क है मोस्ट में और सामान्य में हमारी नज़र में, है ना। बाकी मैं ये मान के चलना कि जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ ना वो तो मोस्ट है ना, इसलिए इसको बढ़िया तरीके से आप याद रखिए, है ना। तो चलो, ये एक बेसिक परिचय था। जीवन परिचय में इस वाले बिंदु में हमें जो पढ़ना था वो हम पढ़ चुके। अब हम आते हैं आंतरिक शांति के प्रयास। तो आप इसको उतारें, मैं इसको जो है मिटा रहा हूं और हम आते हैं अगली स्लाइड पे, ठीक है। आपने इसको उतार लिया होगा, ये ऐसी मुझे आशा है, ठीक है। तो मैं अब इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आपने इसको बढ़िया से उतार लिया होगा। अब हम हमारी इस क्लास के दूसरे पॉइंट पे आते हैं, आंतरिक शांति के प्रयासों की हम बात करते हैं। तो वैसे तो बिंदुसार ने किसी प्रकार का कोई भी युद्ध अभियान नहीं किया, है ना, मगर इसने जो इसे विरासत में जो साम्राज्य मिला था, एक विशाल साम्राज्य मिला था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने और संपूर्ण भारत को रौंद डाला था, ऐसा हमें प्लूटार्क बताते हैं। तो एक बहुत विशाल साम्राज्य का राजा जो है बिंदुसार था।
तो उस विशाल साम्राज्य को यथावत बनाए रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और उस चैलेंज को बिंदुसार ने यथावत स्वीकारा और उस पर खरा भी उतरा। उसने अपने साम्राज्य को क्षीण नहीं होने दिया। ठीक है, तो हम दूसरी हेडिंग डालेंगे आंतरिक शांति के प्रयास। ठीक है, दूसरी हेडिंग है आंतरिक शांति, आंतरिक शांति के प्रयास। ठीक है, आंतरिक शांति के प्रयास। तो आंतरिक शांति के प्रयास में हम बात करते हैं कि इसने जो है किसी प्रकार से और अयुद्ध अभियान तो नहीं किए, और इसको जो विरासत में साम्राज्य मिला उसको इसने यथावत बनाए रखा। मगर लामा तारानाथ, जो कि एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं लामा तारानाथ, उसने जो है ये बताया है कि बिंदुसार ने चाणक्य की सहायता से, अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से और 16 सामंतों को या 16 राजाओं को पराजित करके और पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र के मध्य का जो क्षेत्र है उसके ऊपर अपना नियंत्रण बनाए रखा। इसका मतलब ये दक्षिणी भारत पर और नियंत्रण रखने की बात कर रहे हैं, क्योंकि समुद्र हमारे दक्षिण भारत में ही और लगता है ना। उत्तर भारत तो लगभग उत्तर में तो हिमालय है, उत्तर पश्चिम में हमारा एक रेगिस्तान है, और बस दक्षिण वाला ही हिस्सा है जहाँ पर समुद्र लगता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि पूरे दक्षिण भारत पर भी और बिंदुसार का नियंत्रण था। ठीक है, तो इस बात को हम यहाँ पर लिखेंगे, और फिर हम आगे की बात करेंगे कि किस प्रकार से इसने अपने राज्य में जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया था। ठीक है, तो चलो मैं इस बात को यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बिंदुसार ने अपने शासनकाल में कोई भी सैन्य अभियान नहीं किया, बल्कि विरासत में मिले विशाल साम्राज्य को यथावत बनाए रखा। ठीक है, बल्कि विशाल साम्राज्य को यथावत बनाए रखा। तो ये बात है, लेकिन लामा तारानाथ क्या कहते हैं वो बात हम लिखते हैं। मगर लामा तारानाथ जिसने कंग्यूर व तंग्यूर 2 ग्रंथ लिखे थे, चीनी यात्री इसको माना जाता है, चीनी विद्वान। लामा तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से 16 सामंतों या राजाओं को पराजित करके 16 राजाओं को पराजित करके पूर्व समुद्र से
पश्चिमी समुद्र के मध्य के क्षेत्र को मध्य के क्षेत्र को अपने नियंत्रण में बनाए रखा। मध्य के क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रखा, अपने नियंत्रण में रखा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो बात कर रहे हैं पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र की, है ना। आप ये मान लीजिए कि इस प्रकार का ये कोई हमारा भारत है, तो पूर्वी समुद्र देखो, भारत में यहाँ से लेकर और यहाँ तक लगभग जो है ये जो क्षेत्र है पूरा ये समुद्र से जुड़ा हुआ है ना। तो पूर्व से लेकर पश्चिमी तक की बात कर रहे हैं, मतलब इस क्षेत्र को और बिंदुसार ने अपने नियंत्रण में बनाए रखा था, है ना। जबकि इनकी राजधानी मगध बिहार में जो पटना जो होती है लगभग यहाँ पे इनकी राजधानी हुआ करती थी। तो दक्षिण के भी पूरे अपने नियंत्रण में था, तो उत्तर भारत इनके नियंत्रण में था ही था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत पर भी और इसने जो है अपना नियंत्रण बनाए रखा था। ठीक है, तो इस क्षेत्र से मतलब हमारा किस क्षेत्र से है, ये जो क्षेत्र है इससे हमारा मतलब है दक्षिण भारत पर नियंत्रण, है ना। दक्षिण भारत पर नियंत्रण बनाए रखा। ठीक है, तो ये वाली बात है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से और शांति जो है इसने अपने शासनकाल में बनाए रखी थी, किसी प्रकार के ज़्यादा कोई मतलब कोई क्षेत्र खोया नहीं इसने, है ना। अब इनके समय में विद्रोह भी हुए थे, 2 विद्रोह हुए थे, सॉरी 2 विद्रोह जो हुए, एक तो हुआ तक्षशिला में और दूसरा हुआ उज्जैनी में। ठीक है, तो इन दोनों विद्रोहों की बात हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जो बिंदुसार का साम्राज्य था बड़ा ही विशाल साम्राज्य था और इसके पूरे साम्राज्य को इसने कई प्रांतों में बांट रखा था और उन प्रांतों में जो प्रांतपति होते थे वो कुमार कहलाते थे, है ना। वो प्रांतपति कुमार कहलाते थे या उनको जो है उपराजा भी कहा जाता था, है ना। उपराजा या कुमार कहा जाता था, है ना। और इस कुमार की या उपराजा की सहायता के लिए उसमें एक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी जो महामात्र कहलाता था, है ना। क्या कहलाता था? महामात्र कहलाता था। ठीक है, अब इतना विशाल साम्राज्य था, उत्तर भारत में इनकी राजधानी हुआ करती थी, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे बताया, पटना में इनकी राजधानी और क्षेत्र इनका यहाँ तक। तो दक्षिण से खबर उत्तर भारत में पहुँचने पर, यानी कि दूर साम्राज्य से और राजधानी तक सूचना पहुँचने में बहुत देर हो जाती या काफ़ी बार तो सूचना पहुँच ही नहीं पाती थी। और इनके जो प्रांतपति थे उस सूचना की वजह से और जो है शासक ने क्या आदेश दिया वो भी नहीं पहुंच पाती थी और वहां से सूचना वहां तक नहीं पहुंच पाती थी, इसलिए कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था। और बिना कम्युनिकेशन की स्थिति में इतने विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण स्थापित कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और जो उपराजा हुआ करते थे, जो कुमार हुआ करते थे, वो भी लगातार जो है विद्रोह करवा देते थे या आम जनता का शोषण करते थे। आम जनता का शोषण करते थे, उसकी वजह से विद्रोह होता था, है ना। तो कहने का मतलब ये जो महामात्र थे, जो उपराजा थे, वो जनता का शोषण करते थे, इस वजह से जनता जो है विद्रोह करती थी। और जो तक्षशिला में जो प्रथम विद्रोह हुआ था वो कहते हैं कि जनता का ही विद्रोह था, है ना। और जो दूसरा, तक्षशिला में भी 2 विद्रोह हुए। तक्षशिला में जो दूसरा विद्रोह था वो विद्रोह राज दरबार में जो षड्यंत्र हुआ था उसके कारण हुआ था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो चलो हम इन बातों को लिखते हैं और हम बात करते हैं फिर एक एक विद्रोह की, आखिर कहाँ पे कैसा विद्रोह हुआ और किस किस ने उसको दबा दिया था। ठीक है, ये बात करेंगे। तो चलो मैं एक छोटी शेडिंग डाल देता हूँ। विद्रोह, है ना, विद्रोह कौन कौन से हुए। तो विद्रोह की हम बात करें तो विद्रोह में हम एक बात लिख सकते हैं कि बिंदुसार के शासनकाल में 2 विद्रोह हुए थे। बिंदुसार के
शासन काल में दो विद्रोह हुए थे, है ना। एक तो हुआ था कहाँ, तक्षशिला में, जिसकी जानकारी दिव्यावधान देता है, और दूसरा हुआ था उज्जैनी में, जिसकी जानकारी हमें सामंतपादिका व महावंश देते हैं। ठीक है, तो हाँ देखिए आखिर विद्रोह के कारण क्या थे, वो बेसिक कारणों को मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा पहले। ठीक है, बोल के मैंने बता दिया है पूरी बातें, मैं सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम लिखना प्रारंभ करेंगे। सॉरी, बिंदुसार का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था, कई प्रांतों में विभाजित था। ठीक है, कई प्रांतों में विभाजित था। प्रत्येक प्रांत में एक प्रांतपति होता था, जो उपराजा या कुमार कहलाता था, जो उपराजा या कुमार कहलाता था। इसकी सहायता हेतु, यानी कुमार की, है ना, इसकी सहायता हेतु प्रांत में प्रशासनिक अधिकारी महामात्र नियुक्त किए जाते थे, ठीक है, महामात्र नियुक्त किए जाते थे। तो अब महामात्र नियुक्त किए जाते थे इसकी सहायता हेतु, किसकी, कुमार या उपराजा की सहायता हेतु। अब दरअसल केंद्र का जब नियंत्रण पूरा नहीं था ना इनके ऊपर, इसकी वजह से ये लोग क्या है कि आम जनता को परेशान करते थे, जिसकी वजह से और जनता जो है विद्रोह करती थी। तो वो बात को मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। राजधानी से साम्राज्य की अधिक दूरी होने के चलते सूचना समय पर नहीं पहुंच पाती थी या पहुंचती ही नहीं थी, या तो समय पर नहीं पहुंचती थी या पहुंचती नहीं थी। इस कारण तथा उपराजा या अधिकारी जनता का, उपराजा व, या तो क्या ही लिखे हम, उपराजा व अधिकारी जनता का शोषण करते थे। इस कारण जनता विद्रोह करती थी। ठीक है, अब इस कारण जनता विद्रोह करती थी। अब इसके चलते ये दो विद्रोह हुए। अब इन विद्रोह को हम पढ़ते हैं कि आखिर तक्षशिला व उज्जैनी में जो विद्रोह हुए थे, यहाँ पे किसने विद्रोह किया, क्यों किया, किसने दबा दिया, ये बात हम अब आगे करते हैं। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा कर अगली स्लाइड पे ही बात करते हैं हम, कि तक्षशिला के विद्रोह के नाम से टाइटल डाल के, और फिर उसके बारे में हम लिखेंगे। ठीक है,
मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। ये तो हाँ इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि हमने हेडिंग अलग डाली थी विद्रोह की। चलो आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा, मैं एकदम भाषा देके और बढ़िया तरीके से लिख रहा हूँ, तो आपको ये पूरा समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। तो चलो मैंने इसको मिटा दिया और अब हम तक्षशिला के विद्रोह की बात करते हैं, ठीक है। तक्षशिला के विद्रोह की बात हम करते हैं। तो 1 नंबर पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और लिखता हूँ तक्षशिला का विद्रोह। ध्यान रखना बिंदुसार के काल में और 2 जगहों पे विद्रोह हुए थे, एक तक्षशिला और एक उज्जैनी, और तक्षशिला में भी 2 विद्रोह हुए थे। ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मैं बात बताऊं आपको, तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसकी जानकारी हमें जो मिलती है वो दिव्यावदान ग्रंथ से मिलती है, और कहते हैं कि यहाँ पर जनता का विद्रोह हुआ था, है ना, जनता का विद्रोह हुआ था। और इस समय जो यहाँ पे जो उपराजा हुआ करता था वो सुसीम हुआ करता था, जो कि बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र था, है ना, बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र था सुसीम। वो यहाँ पे कहते हैं कि वो जनता से बड़ा, जनता के साथ में बड़ा ही अभद्र व्यवहार करता था, जनता दुखी थी, इस वजह से जनता ने जो है विद्रोह कर दिया। जो महामात्र था वो कीचक था, ठीक है। और जब विद्रोह हुआ तो फिर अशोक को यहाँ पे विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया। अशोक इस समय जो कि अवंती का उपराजा था, उसको अवंती से बुलाकर यहाँ पे भेजा और अशोक ने यहाँ पे विद्रोह को शांत किया, ठीक है। इस प्रकार से आगे फिर एक और विद्रोह हुआ, तक्षशिला में ही दूसरा विद्रोह हुआ जिसको सुसीम ने ही शांत कर दिया था। सॉरी, कहते हैं कि जो दूसरा विद्रोह हुआ तक्षशिला में वो राज दरबार के षड्यंत्रों का परिणाम था, ठीक है। तो हम ये बात लिखेंगे तक्षशिला का विद्रोह, इसमें हम क्या लिखेंगे देखिए, इस विद्रोह की जानकारी, इस विद्रोह की जानकारी, इस विद्रोह की जानकारी दिव्यावदान ग्रंथ से मिलती है। दिव्यावदान दिव्यावदान ग्रंथ से मिलती है, दिव्यावदान ग्रंथ से मिलती है, पहली बात तो ये, ठीक है। इस समय यहाँ का प्रांतपति, यहाँ का प्रांतपति बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र, बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र या अशोक का बड़ा भाई, बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र सुसीम, सुसीम था, है ना। प्रांतपति कौन था? सुसीम था। वह महामात्र कीचक था। कौन था? कीचक था, ठीक है, महामात्र कीचक था। कहते हैं कि यहाँ पे जनता ने विद्रोह किया था, है ना, ठीक है। यहाँ पर जनता ने विद्रोह किया था, विद्रोह किया था, ठीक है। इस विद्रोह का दमन, इस विद्रोह का दमन अवंती के उपराजा, अवंती के उपराजा या प्रांतपति या कुमार अशोक ने किया था, है ना। अशोक ने किया, अशोक ने किया था, ठीक है। इस विद्रोह का दमन अवंती के उपराजा या कुमार अशोक ने किया था, ठीक है। तो ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है, ठीक है। यह तक्षशिला का पहला विद्रोह था, ठीक है। लिख सकता हूं यह
तक्षशिला का यह तक्षशिला का पहला विद्रोह था। ठीक है, तक्षशिला में एक और विद्रोह होगा ना, मैं यहां पे लिख दूं तक्षशिला का दूसरा विद्रोह राज दरबार के षड्यंत्रों का परिणाम माना जाता है, जिसे सुसीम ने दबा दिया था, जिसे सुसीम ने शांत किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तक्षशिला का दूसरा विद्रोह राजदरबार के षड्यंत्रों का परिणाम माना जाता है, जिसे सुसीम ने शांत कर दिया। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों तक्षशिला का विद्रोह, और बढ़िया तरीके से हमने पढ़ा। आप इसको बढ़िया तरीके से याद रखना, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है और वहाँ पे अक्सर लोग बड़ी ही कंफ्यूजन में और सवाल गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे विद्रोह पे, जो उज्जैनी में होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उज्जैनी में विद्रोह, या उज्जैन का विद्रोह। ठीक है, तो उज्जैन का जो विद्रोह था विद्यार्थियों, ये इसकी जानकारी जो मिलती है हमको पहले तो सामंतपास्तिका से मिलती है। ठीक है, और इस विद्रोह का जो कारण था वो ये था कि इस समय यहाँ का जो उपराजा था वो अशोक था, और अशोक ने बिंदुसार के समय में ही और अवंती का विलय मगध साम्राज्य में कर दिया था, जिसके चलते अवंती में विद्रोह हुआ, जिसको अशोक ने ही शांत कर दिया था। ठीक है, यह जानकारी हमें मिलती है किससे? सामंतपास्तिका से। और सामंतपास्तिका की रचना किसने की थी, ये प्रश्न मेरा आपसे है। मैं एक संकेत आपको दे देता हूं कि मैं आपको एक संकेत जरूर देता हूं। क्या दे रहा था? सामंतपास्तिका की रचना किसने की, ये प्रश्न तो मेरा आपसे है। और संकेत ये है कि सामंतपास्तिका विनय पिटक की टीका है। ठीक है, विनय पिटक की टीका है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि विनय पिटक की टीका किसने की। ठीक है, तो चलो इन बातों को मैं यहाँ पे लिख देता हूं और फिर हम आगे की बात करेंगे। जानकारी की बात मैं लिख दूं यहाँ पे। जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है? एक तो मिलती है सामंतपास्तिका से, है ना। सामंतपास्तिका क्या है? विनय पिटक की टीका है। वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, विनय पिटक की टीका, है ना। विनय पिटक की टीका है ये। और एक महावंश से भी जानकारी मिलती है, ध्यान रखना, महावंश। ठीक है, इन दोनों से मिल जाती है इसकी जानकारी। और हम इसमें क्या लिखेंगे कि बिंदुसार के समय उज्जैन के समय ही उज्जैन का मगध साम्राज्य में विलय अशोक ने कर दिया था। इस कारण उज्जैन में विद्रोह हुआ। मगर अशोक ने इसे शांत कर दिया। मगर अशोक ने ही इसे शांत कर दिया था। ठीक है, मगर अशोक ने ही इसे शांत कर दिया था। दीपवंश ग्रंथ में अशोक को उज्जैनी करमौली कहा गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दीपवंश में
अशोक को, दीपवंश में अशोक को उज्जैनी करमौली, कहा गया है। दीपवंश में अशोक को उज्जैनी करमौली कहा गया है। ये बात आपको बढ़िया से ध्यान में रखनी है। और प्यारे विद्यार्थियों, ये थे बिंदुसार के समय के दो विद्रोह, बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और अक्सर यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, बिंदुसार के समय के विद्रोह दो हुए थे, एक तक्षशिला में हुआ था, दूसरा उज्जैनी में हुआ था। पहला जो तक्षशिला में हुआ उसको अशोक ने और दमन किया था। कहते हैं कि यह विद्रोह आम जनता का विद्रोह था। दूसरा विद्रोह तक्षशिला में जो हुआ वो राज दरबार के षड्यंत्रों का परिणाम था, जिसको सुसीम ने ही दबा दिया था। बिंदुसार के समय का दूसरा विद्रोह जो कि उज्जैनी में हुआ, इस कारण से हुआ था कि उज्जैनी का मगध में विलय अशोक ने कर दिया था, मगर अशोक ने ही यहाँ के विद्रोह को शांत किया। ठीक है, ये थे बिंदुसार के समय के दोनों विद्रोह जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब हम आते हैं बिंदुसार का और विदेशों के साथ क्या संबंध था, वो भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। शायद मैंने विदेश संबंध वाला है जो बिंदु था यहाँ पे छोड़ दिया था, आप ऐड कर देना कि बिंदुसार के समय विदेशों के साथ क्या संबंध था, वो भी हम जान लेते हैं। क्योंकि मिस्र के शासक ने और इसके दरबार में एक दूत भेजा था डायनोसियस नाम का, और यूनान शासक जो था, यूनान का शासक इसके समय था एंटियोकस प्रथम, जो कि सेल्यूकस का उत्तराधिकारी था। उसने भी इसके दरबार में डायमेकस नाम का एक दूत भेजा था। और एथिनियस तो ये भी कहता है कि यूनान के शासक और बिंदुसार के मध्य पत्राचार हुआ, और जिसमें बिंदुसार ने यूनान के शासक से 3 चीजें मांगी थी, एक मीठी मदिरा, एक सूखी अंजीर और एक मांगा था दार्शनिक। जिसमें यूनान के शासक ने मीठी मदिरा और सूखी अंजीर तो भेज दी, मगर दार्शनिक नहीं भेजे, क्योंकि उनका मानना ये था कि यूनानी जो धर्म है उसके अनुसार दार्शनिकों का वो लोग विक्रय नहीं करते, आदान प्रदान नहीं करते। ठीक है, इस वजह से उसने नहीं भेजा था। तो ये सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम बात करते हैं बिंदुसार के समय जो विदेशों के साथ क्या संबंध थे, उनकी बात हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, और हम अगली हेडिंग डालते हैं। अगली हेडिंग आप डाल सकते हैं विदेश संबंध। ठीक है, विदेशी संबंध हम यहाँ पर लिखेंगे। तो विदेशी संबंध में 2 ही देशों के साथ इसके संबंध रहे हैं, एक मिस्र और एक यूनान। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विदेशी संबंध में, विदेशी संबंध। ठीक है, विदेशी संबंध में जो हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनान के साथ। यूनान के साथ तो यूनान में जो शासन हुआ करता था वो सेल्यूसिड साम्राज्य का शासन हुआ करता था, जिसकी स्थापना जो की थी सेल्यूकस निकेटर ने की थी। आप लोगों को पता ही होगा, नहीं है तो अब लिख लेंगे, अब चल जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, और बिंदुसार के समय जो यूनान का शासक हुआ करता था वो एंटियोकस प्रथम हुआ करता था, जो कि सेल्यूकस का ही उत्तराधिकारी था। एंटियोकस प्रथम ने सीरिया से, जो कि सेल्यूसिड साम्राज्य के अधीन ही हुआ करता था, सीरिया से अपना एक दूत डायमेकस भेजा था बिंदुसार के दरबार में। यह जानकारी हमें स्ट्रैबो देता है, मगर एथिनियस ये कहता है कि बिंदुसार और जो एंटियोकस प्रथम है, इन दोनों के बीच में दूतों का आदान प्रदान हुआ और वही 3 चीजें मांगी, 2 चीजें उसने भेज दी, एक नहीं भेजी। क्यों नहीं भेजी, ये सारी बात मैंने आपको बता दी है। इन सारी बातों को मैं यहाँ पे लिख डालता हूँ। बार बार बोल कर रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रिपीट तो आप ही कर लेंगे, वीडियो को फिर से बैक लेके चला लेंगे, फिर बैक लेके चला लेंगे। एक बार समझ नहीं आया तो 2 बार, 2 बार नहीं तो 3 बार, 3 बार नहीं तो 4 बार, 4 बार नहीं तो फिर आप बंद कर देना, कोई मतलब नहीं है ना। चलो आते हैं, पहली चीज तो
एक बार सुनने में ही आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई पेचीदगी भरा मामला है नहीं और पूरा कहानी फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं, तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं यूनान की। यूनान में मैं पेन बदल लेता हूं। यूनान में सेल्यूसिड साम्राज्य का शासन था। सेल्यूसिड साम्राज्य का शासन था, जिसकी स्थापना सेल्यूकस निकेटर ने की थी। सेल्यूकस निकेटर ने की थी, सॉरी, सेल्यूकस निकेटर ने की थी। ठीक है। बिंदुसार के समय यूनान का शासक, आप बढ़िया तरीके से पढ़ना, रात में पढ़ रहे हैं तो नींद नहीं आए, और अपने पड़ोसियों से झगड़ना मत। कहीं पड़ोसियों से झगड़ के पढ़ो आप ना, क्योंकि जब हम पढ़ते थे हम झगड़ते थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मुझे डिस्टर्ब होता है, मुझे यहाँ पता चल जाता है कि डिस्टर्ब हो रहा है। यूनान का शासक इस समय कौन था? यूनान का शासक एंटीयोकस प्रथम था, है ना। एंटीयोकस प्रथम, है ना, जो कि सेल्यूकस का उत्तराधिकारी था। ये ना सेल्यूकस का उत्तराधिकारी था, है ना, सेल्यूकस का उत्तराधिकारी एंटीयोकस प्रथम था, जिसने सीरिया से, कहां से? सीरिया से, है ना, जिसने सीरिया, ये आप लिख लेना, मेरे हिसाब से सही होगा। सीरिया सेल्यूसिड का ही भाग था ना। सेल्यूसिड साम्राज्य का भाग, सीरिया जो था सेल्यूसिड साम्राज्य का ही भाग माना जाता था ही माना क्या जाता था। जिसने सीरिया से अपना एक राजदूत डायमेकस बिंदुसार के दरबार में भेजा। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में भेजा था। यह जानकारी हमें कौन देता है? स्ट्रैबो देता है ना। स्ट्रैबो के अनुसार, है ना, स्ट्रैबो के अनुसार यह जानकारी हमें मिलती है। ठीक है। वहीं एथिनियस यह कहता है कि इन दोनों के बीच में पत्राचार होता था। वो बात मैं यहाँ पे नीचे लिखना चाहूंगा। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार व एंटीयोकस फर्स्ट के मध्य, एंटीयोकस प्रथम के मध्य पत्राचार होता था। पत्राचार होता था। बिंदुसार ने एंटीयोकस से तीन चीजों की मांग की थी। यथा, कौन कौन सी तीन चीजें थी? बड़े ही शांतचित्त होकर सुनना। ठीक है, ये तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। यथा, एक तो है
सूखी अंजीर, है ना, सूखी अंजीर। दूसरी है मीठी मदिरा, मीठी मदिरा, अंगूर वाली, है ना, अंगूर से बनती है मीठी मदिरा। और तीसरे नंबर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दार्शनिक, ठीक है, दार्शनिक। तो इन 3 चीजों की मांग की थी, मगर कहा यह जाता है कि ये 2 चीजें तो भेज दी गई, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये 2 चीजें, ये दोनों तो भेजी, तो भेजी, है ना, मगर दार्शनिक को, है ना, इसे नहीं भेजा, इसे नहीं भेजा, क्योंकि धर्म विरुद्ध बता दिया ना, धर्म विरुद्ध, धर्म विरुद्ध बताकर मना किया, मना किया, ठीक है, धर्म विरुद्ध बताकर मना किया। तो ये वाली बात थी विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे, ठीक है, धर्म विरुद्ध बताकर मना किया, ये एथेनियस के अनुसार है। तो ये था बिंदुसार का यूनान के साथ संबंध क्या रहा, वो हमने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया। अब हम मिस्र के साथ क्या संबंध रहेगा वो भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, और फिर बिंदुसार के बारे में जो प्रमुख बातें थी वो लगभग हमने कर ली, और कुछ विविध बातें रहेंगी उनको और करके, और हम आज की क्लास को जो है पूरी करेंगे। आप कृपया शांति बनाए रखें, बढ़िया तरीके से पढ़ें, अच्छे से अपने नोट्स बनाते रहें, है ना, और जो है पढ़ते रहें। तो हम बात करते हैं आगे की मिस्र के साथ संबंध की, है ना। 2 नंबर पे मैं लिख देता हूँ मिस्र के, ये सॉरी, मिस्र ऐसे लिखा जाएगा, मिस्र के साथ संबंध, ठीक है। तो मिस्र के साथ संबंध की बात करें तो हम यहाँ पर मिस्र में जो है टोलेमिक वंश का शासन था, और टोलेमी सेकंड का यहाँ पे शासन था, जिसको फिलोडेल्फस भी कहा जाता था, ठीक है, जिसको फिलोडेल्फस भी कहा जाता था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा टोलमी फिलोडेल्फस का शासन था, और टोलमी फिलोडेल्फस ने डायोनिसियस को अपने दरबार में यहाँ पर, सॉरी, बिंदुसार के दरबार में भेजा था। किसको? डायोनिसियस को भेजा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे हम, देखिए, मिस्र के साथ संबंध में बात करेंगे हम कि इस समय मिस्र में, इस समय मिस्र में टोलेमी सेकंड, है ना, फिलाडेल्फस है ना, टोलेमिक वंश का शासन था, और इसने, है ना, इसने यानी कि टोलेमी ने बिंदुसार के दरबार में, अपना दूत डायोनिसियस, है ना, डायोनिसियस नहीं था, डायोडियस था, है ना, डायोनिसियस नहीं था, डायोनिसियस, ठीक है, डायोनिसियस ही था, ठीक है। डायोनिसियस भेजा था, ठीक है, डायोनिसियस भेजा था। तो ये डायोनिसियस भी मिस्र से आया था,
और किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में आया था। टोलेमी सेकंड फिलाडेल्फस ये मिस्र का शासक था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, ये जो आया था डाइमेकस, ये डाइमेकस मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डाइमेकस जो था ये मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी इसको माना जाता है, उत्तराधिकारी, है ना। मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस ने भेजा था, और डाइमेकस को सेल्यूकस के उत्तराधिकारी ने भेजा था। इस प्रकार से मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डाइमेकस को माना जाता है। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों मिस्र के साथ संबंध। अब मैं बात कर लेता हूं बिंदुसार के संबंध में कुछ विविध बातें, और फिर आज की क्लास को हम यहीं पर पूरी करेंगे। ठीक है, और थोड़ी देर की बात है, 2-3 मिनट 4 मिनट की। आप तब तक कृपया करके शांति बनाए रखें, बढ़िया से पढ़ते रहें, और आगे की बात हम करेंगे। ठीक है, चलो विविध तथ्य के नाम से एक हेडिंग डाल दीजिए, उसमें कुछ एक बातें हैं, वो पूरी करने के बाद हम इस आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा के शासक ने, और एक चीज मैं छोड़ गया मिस्र के शासक में। दरअसल मिस्र के शासक ने यानी कि टॉलमी सेकंड ने मतलब सिकंदरिया स्थान पर और एक पुस्तकालय बनवाया, ताकि वो भारतीय जो ग्रंथ थे उनके अनुवाद को सुरक्षित रख सके, है ना। तो मैं एक बात और यहाँ पे फैक्ट रूप में लिखना चाहूँगा। मिस्र के शासक में आप लिखना, मैंने इसको मिटा दिया दरअसल, अब अचानक याद आया कि टोलेमी सेकंड ने सिकंदरिया नामक स्थान पर एक पुस्तकालय बनवाया, ताकि भारतीय ग्रंथों के अनुवाद को सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, टोलेमी ने जो दूत भेजा था, उस दूत की जानकारी हमें कौन देता है? पिलनी देता है ना, एल्डर द पिलनी, है ना। एल्डर द पिलनी जो है, एल्डर द पिलनी, है ना। एल्डर द पिलनी, क्यों? आप पिलनी कोई नाम ध्यान रखना, ये भी आप क्यों? पिलनी के अनुसार फिर आप लिख देना कि पिलनी के अनुसार टोलेमी ने बिंदुसार के दरबार में दूत भेजा था, है ना। बिंदुसार के दरबार में दूत भेजा था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पिलनी के अनुसार और टोलमी ने बिंदुसार के दरबार में दूत भेजा था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दरअसल पिलनी का नाम जो मैं भूल गया था। ठीक है, अब अचानक से याद आया, तो चलो ये बात आपको लिख देनी है, और फिर हम बात करेंगे कुछ विविध तथ्यों की। ठीक है, विविध तथ्यों की बात हम कर लेते हैं। चलो, विविध तथ्यों में ज़्यादा कुछ नहीं है, प्रमुख बातें कुछ हैं, वो हम यहाँ पे लिख डालते हैं। विविध तथ्य, ठीक है, विविध तथ्य में हम बात करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक तो हम ये लिखेंगे, दिव्यावदान से यह जानकारी मिलती है कि बिंदुसार के शासन को चलाने के लिए इसके पास 500 विद्वानों का एक मंत्रिमंडल हुआ करता था। ठीक है, जिसका जो प्रमुख होता था, जहाँ प्रधान होता था, वो खल्लाटक होता था, और इन 500 में सुबंधु नाम का विद्वान भी शामिल था, जो कि चाणक्य का विरोधी था। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, बिंदुसार
के प्रशासन को चलाने हेतु, प्रशासन को चलाने हेतु 500 विद्वानों की एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद होती थी, ठीक है। 500 विद्वानों की एक मंत्री परिषद होती थी, जिसका प्रधान कौन होता था? इसका प्रधान खल्लाटक होता था। जिसका प्रधान खल्लाटक होता था। जिसका प्रधान खल्लाटक होता था, ठीक है। इस मंत्री परिषद में सुबंधु, ध्यान रखना सुबंधु है ना, वसुबंधु अलग है। वसुबंधु बौद्धों का जो योगाचार विज्ञानवाद सिद्धांत है उसका अनुयायी था, है ना, उसका अनुयायी था, ध्यान रखना। ये है सुबंधु, है ना। इस मंत्री परिषद में सुबंधु नामक विद्वान शामिल था, नामक विद्वान भी शामिल था, जो कि चाणक्य का विरोधी था। जो कि चाणक्य का विरोधी था, ठीक है, जो कि चाणक्य का विरोधी था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वसुबंधु है, ये आप समझ गए होंगे वैसे। सॉरी, वसुबंधु नहीं, सुबंधु है, वसुबंधु अलग आएगा, ठीक है। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है। बात नंबर 2 ये है कि महावंश ये कहता है कि बिंदुसार ने और 60,000 भिक्षुओं पर, 60,000 ब्राह्मणों पर बड़ा ही रहम किया था। तो कुछ लोग बिंदुसार को ब्राह्मण बता देते हैं उस आधार पे, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि महावंश के अनुसार बिंदुसार ने 60,000 ब्राह्मणों पर रहम किया था। इस कारण कुछ लोग बिंदुसार को ब्राह्मण बता देते हैं, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखना। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि बिंदुसार के शासनकाल में और दरबार में पिंगलवत्स नाम का एक आजीवक अनुयायी रहता था, है ना। बिंदुसार के दरबार में एक आजीवक अनुयायी पिंगलवत्स रहता था। पिंगलवत्स रहता था जिसने अशोक के सम्राट बनने की भविष्यवाणी भी की थी। सम्राट बनने की भविष्यवाणी भी की थी, ठीक है। इस कारण ये आजीवक अनुयायी इसके दरबार में था। इस कारण कुछ लोग जो है बिंदुसार को भी आजीवक अनुयायी बताते हैं, आजीवक अनुयायी मानते हैं या बताते हैं, ठीक है। ये समझ आना आप, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है, बिंदुसार को आजीवक अनुयायी बताते हैं कुछ लोग, ऐसा है ना, मतलब आजीवक इसके दरबार में था, इस कारण से ऐसा मानते हैं, ठीक है।
ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक बात और मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कि जो महाबोधि वंश, हाँ महाबोधि नहीं, एक ग्रंथ है, महाबोधि वंश नहीं है, आर्य मंजूश्री मूलकल्प। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में बिंदुसार को जो है मृदुभाषी और साहसी और जो है वाक्पटु बताया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आर्य मंजूश्री मूलकल्प में, आर्य मंजूश्री मूलकल्प में बिंदुसार को साहसी कौमा वाक्पटु व मृदुभाषी बताया गया है, मृदुभाषी बताया गया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये थे हमारे बिंदुसार, जो कि हमने बढ़िया तरीके से पढ़ लिए हैं विद्यार्थियों। और हम अगला जो पढ़ेंगे वो इससे आगे का इतिहास अब अशोक महान को ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। अशोक महान को आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है। एक दो करेक्शन मैं छोटा सा करवाना चाहूँगा। आप अभी मेरे को सुबंधु नाम आने से याद आया कि जो मैंने योगाचार विज्ञानवाद का प्रवर्तक करवाया था वो वसुबंधु व असंग को करवाया था। दरअसल जो हरेंद्र प्रसाद सिन्हा जी की पुस्तक है उसमें यही बात दे रखी है कि असंग और वसुबंधु जो है योगाचार विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे, मगर सही जो उत्तर है उसका मैत्रेयनाथ है, ठीक है। यदि मैत्रेयनाथ ऑप्शन में नहीं हो तो असंग या वसुबंधु में से कोई एक आ जाएगा, या दोनों हो तो दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो योगाचार विज्ञानवाद का प्रवर्तक आप कौन करोगे, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा योगाचार विज्ञानवाद, ये आपको करेक्शन करना है, ठीक है। योगाचार विज्ञानवाद के प्रवर्तक, ठीक है। योगाचार विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो आप इसको है मैत्रेयनाथ ध्यान रखना, ठीक है। मैत्रेय भी मिल सकता है या मैत्रेयनाथ भी मिल सकता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखने हैं। मैंने क्या करवाया था, वसुबंधु, मैंने आपको वसुबंधु व असंग करवाया था। दरअसल जो प्रोफेसर हरेंद्र प्रसाद सिन्हा हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, मगध विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं वो। उनकी पुस्तक चलती है भारतीय दर्शन की रूपरेखा, यूपीएससी के लिए चलती है, रेफरेंस पुस्तक है, मगर हो जाती है कोई त्रुटि। उन्होंने तो इन्हीं को माना है, स्पष्ट लिखा है उन्होंने कि वसुबंधु व असंग ही योगाचार विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे, मगर आप मैत्रेयनाथ को मानना। मैत्रेयनाथ ऑप्शन में नहीं हो तो आप इन दोनों की ओर चले जाना, ठीक है। ये बात आपको, ये सुबंधु की वजह से मुझे वसुबंधु याद आया और वो बात आप याद आ गई, ठीक है। इसके अलावा मैं एक दो फैक्ट और लिखाना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे ही मैंने ये आजीवक शब्द पढ़ा तो आजीवक जो थे, आजीवक जो संप्रदाय था उसने नंदों के विनाश में नंदों का विनाश करवाया था, है ना। और मतलब मगध में और मौर्य वंश की स्थापना होती है ना, तो नंदों के विनाश में आजीवकों की भूमिका थी, आप ये लिख सकते हैं ना, नंदों के विनाश में इनकी, या मैं सीधा लिख देता हूं आजीवकों की भूमिका रही थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नंदों के विनाश में आजीवकों की भूमिका रही थी, ठीक है। तो मैंने लगभग हाँ सब कुछ समेट लिया है, और कुछ बचेगा तो हम पढ़ते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।